गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साहित्य की सीरीज। तो आज से हम पूरा साहित्य डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस या डीट प्लस भी, जिस भी एग्ज़ाम में साहित्य आता है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हिंदी साहित्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, पूरा डिटेल से हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास भाषा विज्ञान से। जैसे कि हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, वो निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे आकृति मूलक हो गया। आकृति मूलक को हम रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक या वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जानते हैं। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना के आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है? प्रोफेसर स्लेगन ने। विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं को दो प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। एक होता है आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा होता है पारिवारिक वर्गीकरण। जैसे भाषा को अयोगात्मक और एक योगात्मक। तो अयोगात्मक वर्गीकरण इसे हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ योगात्मक वर्गीकरण देखता है, क्योंकि हमारी जो भाषा है, जो भाषा की उत्पत्ति है, वो इसी के अंतर्गत आती है। अब योगात्मक जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। इसमें आते हैं पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंतः योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट के अंदर आता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी में भी आता है संयोगात्मक और वियोगात्मक। सेकंड इसी का है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी में आता है संयोगात्मक और वियोगात्मक। और प्रश्लिष्ट में आता है पूर्ण प्रश्लिष्ट और अंशिक प्रश्लिष्ट। तो पारिवारिक वर्गीकरण जो होता है वो वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी इसे हम कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान इसमें रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। इसी में आगे देखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं। इसमें पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। भारोपीय परिवार जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारे भारोपीय परिवार में आती है। भारोपीय परिवार के अन्य नाम भी हैं इनके, जैसे इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार। जो हमारी भाषा का परिवार है उसके ये अन्य नाम भी हैं। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं को शतम या शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। शतम वर्ग की भाषाएं जैसे भारत ईरानी, वाल्टोस्ला, अर्मीनी, अल्बानी, जिसे इलीरियन भी कहते हैं। और केतुम वर्ग में आती हैं जर्मनिक, जिसे हम ट्यूटोनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक, ये हमारी केतुम वर्ग में आती हैं। भारत ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख ग्रियर्सन ने किया। पहला है ईरानी, दूसरा है दरद और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण होते हैं। जैसे
प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और जो आधुनिक भाषाएं हैं। प्राचीन भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती थी। जिसमें वेद लिखे जाते थे वो वैदिक संस्कृत होती थी। लौकिक संस्कृत उस टाइम में जो लोग बोलते थे वो संस्कृत लौकिक संस्कृत होती थी। आगे इसी का बदलाव होता है, वैदिक संस्कृत होती है, फिर लौकिक संस्कृत, फिर यही परिवर्तित होके पाली में आती है। पाली से प्राकृत हो जाती है, प्राकृत से आगे चलकर अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, तब जाके हमारी भाषा हिंदी आती है। हिंदी में भी अन्य भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी के साथ बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, इनका भी विकास होता है। पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। यहाँ हमने देखा है किस किस भाषा का किस किस सन में विकास हुआ था। जैसे संस्कृत 2000 से 500 ईस्वी पूर्व तक चली थी, 500 से 1000 ईस्वी तक प्राकृत और पाली का विकास हो रहा था। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि थी। पाली शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने अलग शब्द से मानी है। जैसे कोई पल्ली से मानता है, कोई पली से मानता है, कोई पल्ली का अर्थ जैसे ग्राम होता है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वान अलग अलग शब्दों से इसका विकास मानते हैं। इस प्रकार पाली का अर्थ ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप भी मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पायल, अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली पुत्र से भी मानते हैं कुछ लोग। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से भी माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भी भाषा मानते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। जैसे सुत्त पिटक, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। इसमें खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अगुंतर निकाय। इनकी एक और ग्रंथ है विनय पिटक। संघ संचालन के लिए दिए गए शिक्षाओं का इसमें संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ हैं। इसमें महावग्ग, चुल्लवग्ग, पतित्य, पराजित और परिवार। और एक ग्रंथ है इनका अभिधम्म पिटक। इनके 3 ही ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है, धर्मों के विशद विश्लेषण किया गया है। पाली की विशेषताएं आगे हैं। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां हैं, जिसमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मोगलान के अनुसार 43 ध्वनियां हैं, जिनमें 10 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। आगे देखते हैं इसमें। ये पाली में प्रयुक्त वर्ण है। स्वर कितने होते थे, इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन क्या क्या होते थे। आगे पाली से फिर प्राकृत आ जाती है, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था आ जाती है। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के अवस्थाओं की किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटकर देखा। जैसे प्रथम प्राकृत, इसमें प्राकृत एक जनभाषा रही जो प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है, प्राक पूर्व कृंत प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। इसमें आती है द्वितीय प्राकृत। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद्र ने लिखा है इसमें, प्रकृति संस्कृत तत् भव तत् आगतम व प्राकृतम।
अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इसमें आती है तृतीय प्राकृत। प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के रूढ़ हो गया जो ईसवी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्य भाषा के रूप में प्रचलित रही। निष्कर्षतः प्राकृत की 3 अवस्थाएं हो गई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसे हम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश बोलते हैं। आगे आती है अपभ्रंश भाषा। ये हिंदी का विकास ही चल रहा है अभी। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश। मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगा। अपभ्रंश को अवहट, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी, अभिरोक्ति आदि नाम से भी जाना जाता है। वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्याप्ति ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्याधि का ग्रंथ, इनका ग्रंथ है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह जो उपलब्ध नहीं है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अप शब्द के समानार्थी रूप में किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड जो 6वीं सदी ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा थारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हो गया। आगे देखते हैं। विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द जैसे आचार्य दंडी अभिरों की भाषा उन्होंने बोला, भरत मुनि ने अभिरोक्ति बोला, बांग भट्ट और हेमचंद्र ने ग्राम भाषा बोला है। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभिरों तथा गुर्जरों से माना है। आगे आती है इसी का रूप अवहट। अवहट भाषा का समय 900 से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने ये माना है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिष ठाकुर की है उसमें मिलता है। संदेश रासक अद्यमाण कवि की में अवहट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रष्ट का विकास अवहट के रूप में। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरी रावलवेल की जो रोड़ा कवि की है। पुरानी या प्रारंभिक हिंदी। अब आगे आता है हिंदी का विकास हो रहा है धीरे धीरे। किन किन भाषाओं से गुजर के हमारी हिंदी का विकास हुआ है। आगे आता है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं 9वीं सदी में सिद्धों की भाषा में हमें
अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्यदंत का हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पौंचरियों में भी उदीयमान हिंदी के चिटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिष ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। खड़ी बोली का दक्षिणी रूप आरंभिक हिंदी के लिहाज से अधिक परिष्कृत रहा। सरफुद्दीन बू अली 1343 ईस्वी मृत्यु हो गई। इन्होंने लिखा है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधवा ऐसी रैन कर भोर कदौना होई। ये उस समय की रचना है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में प्राप्त होते हैं। हरदेव बहारी ने लिखा, अतः हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड़ा कविकृत राउलवेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है, और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे अपभ्रंश है, और ये हमारी जो आधुनिक भाषाएं हैं वो है। जो शौरसेनी अपभ्रंश है उससे हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और जो गुजराती है उसका विकास होता है। मागधी जो पूर्वीय है, इससे हमारी बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का विकास होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसे हम मध्य पूर्वी भी बोलते हैं, इससे हमारी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, जिसे हम दक्षिणा भी बोलते हैं, मराठी का विकास हुआ। बाचड़ या पैसाची जो पश्चिमोत्तरी है, इससे हमारी सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। डॉक्टर हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया। इन्होंने अपने तरीके से विकास किया। तो सभी ने अपना विकास अलग अलग तरीके से किया है। आगे आती हैं हमारी हिंदी की बोलियां। ये हिंदी की बोलियां हैं जो अभी हमने, अब ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश वगैरह देखी थी, इनका आगे हमारा विस्तार हुआ। जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश जिसमें हमारी पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में भी हमारी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश, इसमें हमारी बिहारी हिंदी आती है। बिहारी हिंदी में भी हमारी भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में ये हमारी 5 आती हैं, जैसे कौरवी, हरियाणवी, हरियाणवी को हम बांगरू भी बोलते हैं, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। आगे आती है शौरसेनी अपभ्रंश, इसमें हमारी राजस्थानी हिंदी आती है। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी, इसे जयपुरी को हम ढूंढारी भी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। इसी के अंदर शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण, जो हमारी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनका नामकरण किस किस बोली का किस किस ने किया है ये देखते हैं।
जैसे कौरवी है, इसका नामकरण राहुल सांकृत्यायन ने किया। ब्रजबुली का ईश्वर चंद गुप्त ने किया। राजस्थानी भाषा का ग्रियर्सन ने। डिंगल का बांगीदास। बिहारी का ग्रियर्सन। भोजपुरी का रेमंड। मैथिली का कोलब्रुक। आगे है हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण। जैसे ये इनके अन्य नाम हैं, इन्हें हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं ना, क्षेत्र के आधार पर। जैसे हरियाणवी को हम बांगुड़ी भी बोलते हैं, देशवाली भी बोलते हैं। इसकी उपबोलियां हैं जाटू और चमरवा। आगे आती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में अंतर्वेदी, भुक्का, जाटोवादी और डांगी। बुंदेली, बुंदेली को बुंदेलखंडी भी बोलते हैं। इसमें आती है पावरी, बनाफरी और लोधांती और निभट्टा। अवधी को कौशली भी बोलते हैं और बैसवाड़ी भी बोलते हैं। इसमें आती है उपबोली, इसकी है जोला, गहोरा और जूडर। कौरवी, इसे हम खड़ी बोली बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी को खलटाही और लरिया भी बोलते हैं। बघेली को रिवाई, इसकी एक उपबोली है निबट्टा। डिंगल बांट भाषा, पिंगल को नाग भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण, यानी उच्चारण के आधार पर। ओकार बहुला, जिसमें ओ का उच्चारण कुछ ज्यादा होता है। ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ये उकार बहुला है। आकार बहुला कौरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला में अवधी और बघेली आती हैं। इकार बहुला में भोजपुरी। विशिष्टता के आधार पर ये इनके बोली और क्षेत्र हैं। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर मध्य प्रदेश, जो सागर है, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद, इस क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर इन क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। कौरवी बोली जाती है बिजनौर, रायपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, दक्षिणी दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। अवधी अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। बघेली रीवा में बोली जाती है, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर। भोजपुरी बोली जाती है भोजपुर, सादाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। ये आज की हमारी बोलियां हैं और इनके बोली क्षेत्र हैं। ये हमारी हिंदी भाषा का विकास है। आज हमने पढ़ा है हिंदी का विकास कैसे हुआ, जो अपभ्रंश भाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, हिंदी भाषा की उपबोलियां पढ़ी और उपबोलियों की जो क्षेत्र हैं वो हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हिंदी की जो भी इतिहास लेखक हैं उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।